स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड टू लर्न बाय ज्योति पर। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए साइंस सब्जेक्ट लेकर आई हूँ और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जैसा कि हमें याद है, हम लोग इसमें पढ़ रहे थे जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों के वर्गीकरण में हमने उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था कि किस आधार पर उनको विभाजित किया जाता है, कैसे उनको अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है और कैसे उनका नाम, हम लोग जो साइंटिफिक नेम है वो कैसे उनको देते हैं। और हमने ये पढ़ा था जीवों के वर्गीकरण में क्या क्या जरूरी होता है, उनकी पहचान, उनका वर्ग विभाजन, नामकरण और उनकी टैक्सोनॉमी हायरार्की कैसे होती है। देन उसके बारे में हमने जाना कि कैसे कैसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने जिनका मुख्य बहुत योगदान रहा, किस तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, किस वर्ग के जंतु को किस तरह से बांटा। हमने इनमें से जो सबसे पहले पढ़ा था उनके लीनियस के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने जो हमारे कैरोलस लीनियस थे, उन्होंने हमें दो चीज़ें यानी कि पादप और जंतुओं में दो वर्गों में बांटा था। सारे यानी कि जितने भी क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने वो दो भागों में डिवाइड किया था, यानी कि संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांटा था, एक प्लांट में और एक एनिमल में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हायरार्की के अनुसार, यानी कि पहले दो जगत आया, फिर तीन जगत आया, चार जगत, पांच जगत, इस तरह से जितने वैज्ञानिक आते गए उन्होंने डिस्कवरी करी और अलग अलग यानी कि अलग अलग तरह का क्या किया है, क्लासिफिकेशन दिया। और जिनमें से हमने विटेकर के बारे में पढ़ा था जो कि पांच जगत दिया था, इन्होंने पांच जगत जीवों का वर्गीकरण दिया था। और कई सारे हमने जो वैज्ञानिक नाम है वो पढ़े थे कि मानव का क्या होता है, तेंदुआ का कैसे कैसे क्या होता है वैज्ञानिक नाम, और कैसे उसको कैपिटल लेटर किसका बड़ा होता है किसका छोटा होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने ली थी, पढ़ी थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो दो जगत वर्गीकरण है वो कैरोलस लीनियस ने दिया था, तीन जगत हमें हैकल ने दिया था और चार जगत वर्गीकरण किसने, कोपलैंड ने दिया था। कोपलैंड यानी कि ये तो हमें पता चल गया था, लेकिन हम जो पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ते हैं पांच जगत वर्गीकरण जो कि विटेकर के द्वारा दिया गया है, जिसमें हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें हमने पढ़ लिया था, हमारा मोनेरा जगत पढ़ लिया था कि मोनेरा जगत में क्या क्या होता है, किस तरह से एक कोषीय आएंगे प्रोकैरियोटिक जीव और न्यू प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं। यानी मेनली जो हमने इसमें पढ़ा था वो पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था, इसमें हमने जीवाणुओं के बारे में पढ़ा था। तो कैसे जीवाणुओं के हमें कैसे जीवाणु जो होते कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, यानी कि कैसे हमारे जीवन में उनका उपयोग है, कैसे मतलब हमारे लिए लाभदायक है, कैसे हानिकारक है, पूरी डिटेल पढ़ी थी उनके, किस तरह से वो अपनी ग्रोथ करते हैं, यानी अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, अपनी जाति को बढ़ाते हैं, वो सारा का सारा हमने पढ़ा हुआ था। और किस तरह से जीवाणुओं को बांटा गया है, यानी कि जो कि किस तरह के जीवाणु होते हैं, अलग अलग होते हैं। मीथेनोजेंस हमने पढ़ा था, थर्मो एसिडोफिल्स पढ़े थे, होलोफिल्स, यानी ये हमने टाइप ऑफ बैक्टीरिया पढ़े थे। उसके बाद हमने उनका आर्थिक महत्व भी पढ़ा था कि किस तरह से हमारे लाइफ स्टाइल में कैसे हम अपने कैसे जीवाणुओं का उपयोग हम लोग करते हैं या हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जैसे हमने उसमें भूमि की उर्वरकता में कैसे वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैविक खाद्य उत्पाद में अपमार्जक के रूप में, रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण, चाय कॉफ़ी का उपचार, ये सारे के सारे हमने पढ़े थे कि किस तरह से जीवाणुओं का हमारे जीवन में महत्व है। इसके अलावा जीवाणुओं से होने वाली हानि भी हमने पढ़ी थी। तो ये सारा का सारा हमने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, ये सारा पढ़ा था हमने जीवाणुओं की, जो कि किसमें था, आपका प्रोटिस्टा जगह आपका था मोनेरा में। आज जो हम शुरू करने वाले हैं, जो हमारा शुरू होगी जो स्लाइड, वो होगी हमारी प्रोटिस्टा जगत यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा होते क्या हैं। जो प्रोटिस्ट जगत होते हैं ऐसे जीव जंतु जो कि कैसे होते हैं, जिनकी कोशिकाओं में क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, और जो कैसे होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग इनमें पाए जाते हैं। सबसे मेन पहचान है प्रोटिस्ट की। यानी इस तरह के जो जीव जंतु होते हैं उनकी कोशिकाओं में ना तो केंद्रक केंद्रक होता है, और इनके जो कोशिकांग होते हैं वो कैसे होते हैं, झिल्ली युक्त होते हैं। और फिर हम इसमें पढ़ते हैं कि किस तरह से जो वर्गीकरण है प्रोटिस्ट का वो कैसे होता है। तो इसी आधार पर हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि जितने भी जो हमारे प्रोटिस्ट होते हैं
उनको उनकी जो 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 उनका स्ट्रक्चर है, जो उनकी सरल कोश की संरचना है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ना तो ये प्लांट हैं पूरी तरह से, ना तो ये एनिमल हैं और ना ही ये कवक हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि अधिकांशतः ये हर जगह पाए जाते हैं। अगर हम जल में देखें तो जल में भी पाए जाते हैं, यानी वाटर में पाए जाते हैं। अगर हम इन्हें मिट्टी में देखें, जो कि नम जो मॉइस्ट मॉइस्ट जो सॉइल होती है, आर्द्र भूमि होती है, वहाँ भी पाए जाते हैं। और अगर हम देखें तो ये मतलब जंतु और पादप के शरीर पर भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे नंबर 1 है हमारा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, यानी जंतु सम प्रोटिस्ट। ऐसे जीव जंतु मतलब ना तो जो जंतु जैसे व्यवहार करते हैं या जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एनिमल लाइक है, यानी एनिमल जैसा है, तो हम उन्हें कहते हैं एनिमल। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यानी जंतुसम प्रोटिस्ट। इन्हें प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट भी कहा जाता है, यानी प्रोटोजोआ भी बोला जाता है, क्योंकि ये कैसे होते एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, जो पानी में या फिर जो आर्द्र भूमि यानी कि जो आपकी मॉइस्ट सॉइल होती है उसके अंदर भी पाए जाते हैं। दूसरा, अधिकांश एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट विषमपोषी एवं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, कुछ परजीवी भी होते हैं। देखिए, जितने भी हैं जो जीव जंतु, जब जब इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये एनिमल है, तो डेफिनेटली ये किसी ना किसी पे डिपेंड करेंगे। तो इसी कारण ये कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, या फिर ये परजीवी यानी कि पैरासाइट टाइप के होते हैं। तो इनमें अगर हम देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं, तो जैसे अमीबा और पैरामीशियम है, ये आपका किस में आता है, ये आपका आता है, ये आपका जंतुसम प्रोटिस्ट में आता है। यानी अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें, प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो जो एनिमल लाइक होगा उसमें हमारे अमीबा और पैरामीशियम मुख्य, ये इनके मेन एग्जाम्पल्स होंगे। अगला इसी में हमने सेकंड पढ़ना है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, यानी कि ये क्या होते, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा इनका, जैसे प्लांट जैसे होंगे, तो प्लांट का सबसे पहला कैरेक्टर यही होता है कि अपना जो भोजन है, अपना फूड है, वो खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ऑब्वियसली जब ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाएंगे, तो यानी ये अपना भोजन खुद बनाएंगे। और ये जिस तरह से इनमें जो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे उनमें होंगे हमारे भूरे एवं नीली हरित शैवाल और युगलीना। ये आपके किस में होंगे, ये आपके पादप प्रोटिस्ट में होंगे। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा थर्ड फंजाइक लाइक प्रोटिस्ट, यानी कवकसम प्रोटिस्ट। देखिए, नाम से ही हम लोगों को काफ़ी कुछ पता चल जा रहा है कि ये किस तरह से, यानी कि ये कवक के जैसे होंगे। ये मृत एवं अपशिष्ट पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें अपघटी प्रोटिस्ट यानी कि डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी कहते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जो सड़ जाती है, गल जाती है, यानी कि जो बेकार है, उसके ऊपर ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे उन उन चीज़ों से, जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और साथ साथ उस गंदगी को भी ख़त्म करते हैं, इसीलिए इन्हें डिकम्पोजर भी कहा जाता है, यानी कि ये डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। जैसे अगर हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसमें वाटर मोल्ड्स आ गए और स्लाइम मोल्ड्स, ये सारे के सारे आपके फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के एग्जाम्पल्स होंगे। अब हम बात करते हैं कि लक्षण, कैसे हम प्रोटिस्ट जगत के लक्षण, यानी कि उन्हें कैसे पहचानेंगे, क्या क्या उनमें होता है। अगर सबसे पहले इनकी जो कोशिका भित्ति, यानी जो कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज प्रोटीन एवं सिलिका की बनी होती है। सबसे पहला इनका जो करेक्टर है। दूसरा, इनमें जो इसमें क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जिसमें आपके राइबोसोम, एटीएस होता है, सिलिया होते हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये दूसरा करेक्टर है इनका। तीसरा है डायनो फ्लैगलेट्स जो होते हैं, डायनो फ्लैगलेट जैसे कि ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी ऐसे जो आपके डायनो फ्लैजिलेट्स हैं, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवों में आंतरिक थाइलेकॉइड सहित हरित कवक होता है इनके अंदर। अगला इसमें है, इनमें लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। ये स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो ये तो मतलब ज़्यादा डिटेल नहीं है प्रोटिस्ट के बारे में, इतना ही है, इतना हमारे लिए काफ़ी एग्ज़ाम के लिए।
और इतना ही जनरली हमारे लिए पूछा जाएगा। इन्हीं में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। अगला जो है अब हम पढ़ते हैं कवक, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा क्या, कवक होगा। देखिए सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो पढ़ा मोनेरा और फिर हमने दूसरा पढ़ा प्रोटिस्टा। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, कवक पढ़ रहे हैं। किसके पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे हम जो भी पढ़ रहे हैं विटेकर का जो पांच जगह क्लासिफिकेशन दिया है उसी को पढ़ रहे हैं। उनमें से अब हम पढ़ेंगे तीसरा, यानी कि किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। तो फंजाई क्या होते हैं, ये आपके होते हैं यूकैरियोटिक जीव होते हैं। और इनमें क्या पाया जाता है, इनमें संवहनी ऊतक यानी कि वेस्कुलर टिश्यू होता पाया जाता है और इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसके साथ साथ इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, काइटिन एवं सेलुलोज की बनी होती हैं। जैसे अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो इनके एग्जाम्पल्स में आपके ईस्ट हो गया, मोल्स हो गए, मोल्स यानी कि आपका मशरूम है, ये सारे के सारे सूक्ष्म जब जीव शामिल किए जाते किसमें, आपके कवक में, यानी कि किंगडम फंजाई में आपके शामिल किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कि जो आपके कवक होते हैं वो एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। और इसके साथ साथ इनके अंदर जो बात है वो ये है कि जो एक कोश की कवक होती हैं, फंजाई होते हैं, उनमें उनका जो शरीर होता है इनका, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ना तो इनमें जड़ होती है, ना तना होता है, एवं ना इनमें पत्तियां होती हैं। बस ये कैसे होता है, एक थैलस के रूप में विकसित होता है। और अगर हम इन्हीं के अलावा अगर हम बहुकोश की यानी कि मल्टी सेल्यूलर जो फंजाई है उसकी बात करें तो वो कैसे होते हैं, ये धागे की जैसी संरचनाएं होती हैं और इन्हीं धागे जैसी संरचनाओं को ही हम क्या बोलते हैं, हाइफे कहते हैं। देखिए कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि हाइफे कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको अगर पूरा डिटेल में आपने पढ़ा है कि थैलस जैसा स्ट्रक्चर किसमें होता है, फंजाई के एक कोश की जंतुओं में होता है, और जो धागे नुमा संरचना होती है वो कवक के यानी कि मल्टी सेलुलर में होता है, यानी हाइफे वहीं पर होंगे आपके। कवक कैसे होते हैं, कवक जो होते हैं वो सर्वव्यापी होती हैं। जैसे हमारे जो हम जीवाणु यानी बैक्टीरिया की बात करते हैं कि बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होता है, वैसे ही कवक हर जगह यानी कि सर्वव्यापी होते हैं और हर स्थान हर जगह पाए जाते हैं। अधिकतर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, वहाँ अधिकतर पाए जाते हैं। और इसीलिए ये एक तरह से हमारे कैसे होते हैं, डिकम्पोज़र की तरह भी काम करते हैं, किसके लिए, हमारे लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं इनके किसके बारे में, पोषण के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे फंजाई न्यूट्रिशन इन फंजाई कैसे होता है। अगर पोषण के आधार पर कवक को हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। एक सहजीवी कवक होते हैं जिसे हम सिम्बायोटिक फंजाई कहते हैं, परजीवी कवक को हम पैरासाइटिक फंजाई कहते हैं और मृतोपजीवी कवक को हम सैप्रोफाइटिक फंजाई कहते हैं। तो आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। यानी कि सबसे पहले सहजीवी कवक। देखिए नाम से हमने काफ़ी बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी अब हम दोबारा पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, याद भी होगा हमें कि सहजीवी क्या होते हैं। सहजीवी मतलब होता है आपस के जहाँ भी लग जाए, जैसे साथ से, जैसे सह से आप याद रखिए, सहेली, सहेली कैसे होती है, मिलजुल कर रहती हैं, तो वही गुण इनके अंदर होगा। सहजीवी मतलब आपस में कोऑपरेट करके। तो जो सहजीवी कवक होते हैं ये क्या करते हैं, ये किसी अन्य वनस्पति के पर उग जाते हैं और एक दूसरे के भिन्न प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। यानी कि किसी वनस्पति पर उग गए हैं और वनस्पति को भी उनसे कुछ मिल रहा है और अपना भी उससे वो काम चला रहे हैं। जैसे अगर हम इनमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं तो वो क्या होते हैं, लाइकेंस होते हैं। लाइकेन का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इसके अलावा माइकोराइजा भी होता है जो कि क्या होती है, सहजीवी कवक होते हैं और यही सहजीवी कवक के क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, आगे हम लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से लाइकेंस मतलब हेल्पफुल होता है, तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में है, तो हम वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह से ये सहजीवी की तरह काम करता है। लेकिन अभी हमें पता चल गया कि सहजीवी क्या होते हैं, मतलब किसी भी अन्य किसी दूसरे प्लांट पे या किसी भी वनस्पति पे उग जाएंगे और उस वनस्पति को भी प्रोटेक्ट करेंगे या उनकी जो नीड्स है उसे पूरा करेंगे और अपनी नीड्स भी पूरा करेंगे। तो इस तरह से ये सहजीवी होते हैं। अगला हम पढ़ते हैं परजीवी कवक, यानी कि हमारा जो है पैरासाइटिक फंजाई। परजीवी का ये यहाँ सबक लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये आपका होगा कवक, तो आप इसे सही कर लीजिएगा, ये आपका होगा कवक।
कवक। तो परजीवी कवक अपने पोषण के लिए अन्य जंतु अथवा पादप के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। देखिए परजीवी का काम ही होता है पराया यानी पराये से लेना। तो परजीवी से आप ऐसे याद रख सकते हैं, पराये से यानी पराये के ऊपर, यानी कोई दूसरा अन्य जीव होगा जिसके ऊपर, जिससे ये क्या करेंगे, लाभ अपना लेंगे, यानी दूसरे के ऊपर रहेंगे, उससे ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे। ये और इनके साथ साथ क्या होता है, ऐसे कवक जो होते हैं जो दूसरे से लाभ होते हैं, ये अपना लाभ तो ले लेते हैं, आप उससे फ़ायदा उठा लेंगे, यानी खुद तो इनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जिसके ऊपर ये होस्ट करेंगे यानी जिस जीव के ऊपर ये रहेंगे उसको ये हानि पहुंचाते हैं। जैसे इससे में हम एग्जांपल देख लेते हैं, पक्सीनिया हो गया, पक्सीनिया ग्रैमिनिस हो गया, एडेटिया पैरासाइटिका हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके परजीवी कवक के हैं। इसके अलावा अब हम जो हमारा स्पर्जिलस एंड कैंडिडा एल्बिकन्स मानव को हानि पहुंचाने वाले परजीवी हैं। देखिए वो जो थे वो तो हमने देख लिए कि इस तरह से जो परजीवी हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो मानव को नुकसान पहुंचाने वाले, ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, वो है एस्परजिलस एंड कैंडिडा एल्बिकस। इस तरह की आपने देखा होगा किसी को फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन में काफ़ी तरह की मतलब प्रॉब्लम्स होने लगती है। और फंगल इन्फेक्शन कई कैसा होता है आप तो देख समझते हैं कितना मतलब मुश्किल होता है इसका ट्रीटमेंट, इसका पर्टिकुलरली कोर्स चलता है, तब जाके इस फंगल इन्फेक्शन को दूर किया जाता है, यानी कि ये हार्मफुल होते हैं। अगला हम पढ़ते हैं मृतोपजीवी, यानी कि जो कि हमारे कैसे होते हैं, जो आपके सेफ्रोफाइट्स होते हैं। तो मृतोपजीवी को इंग्लिश में हम सेफ्रोफाइट कहते हैं। और सेप्रोफाइट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, सड़ा गला। ये आपका सपनों लिखा हुआ है, यहाँ सेप्रो होगा, यानी कि SA आपका होगा SAPRO, SAPRO, ये आपका सेप्रो होगा, यानी इतना आप ले लीजिए आधा। तो सेप्रो का अर्थ होता है सड़ा गला और फाइट का अर्थ होता है पादप। अतः यह अपना भोजन किससे लेते हैं, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करते हैं। देखिए उन्हें ख़त्म भी करते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसीलिए मैंने बताया था कि ये डिकम्पोजर की तरह भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। यह कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं तथा भूजैव रासायनिक चक्र में शामिल होते हैं। जैसे अगर हम इनमें एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें हमारा म्यूकस हो गया, राइजोपस हो गया, मार्सेला आदि क्या है, सब मृतोपजीवी कवक के उदाहरण हैं। अगला हम पढ़ते हैं कि कैसे कवकों का क्या हमारे जीवन में आर्थिक कोई महत्व है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यानी कि म्यूकस, राइजोपस, मार्सेला आदि मृतोपजीवी कवक जंतु एवं पादपों के अपशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। एक्चुअली ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि उद्घाटन है, ये उद्घाटन नहीं है, ये अपघटन करते हैं, यानी कि उनको ख़त्म करते हैं। तो ये एज अ अपघटित यानी डिकम्पोजिट या ऑफ वेस्ट के रूप में भी काम करते हैं। तो ये आपका जो होगा ये उद्घाटन नहीं, अपघटन करते यानी उन्हें खाते हैं, उन्हें ख़त्म करते हैं। दूसरा है मार्सेला एग्रिकस अथवा मशरूम आदि कवक भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो मशरूम है वो अपने भोजन में खाते हैं, वो भी हमारा क्या है, फंजाई होता है। तो ये और कई जगह मार्सेला एग्रिकस ये भी सब भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। थर्ड है एस्परजिलस, लिखा हुआ है ये आपका एस्परजिलस होगा। जो आपका ये गिलस नहीं है यहाँ पे आपका होगा एस्परजिलस। लिख देती हूँ मैं आपको, एस्परजिलस, एस आधा पा है, एस्परजिलस। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, एस्परजिलस और पैलिन ये आपका है एस्परजिलस हो गया। और आपका हो गया पेनिसिलियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका प्रयोग आपका किया जाता है पनीर उद्योग में किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल उद्योग में किया जाता है। और सैकेरोमाइसिस और सेरेबिसी, इसका प्रयोग जो है वो आपका बेकरी उद्योग में किया जाता है। तथा म्यूकस व साइटोमाइबिन जो है उसका उपयोग साइट्रिक अम्ल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि देखिए
जो आपके फंजाई हैं उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कई बार एग्जाम्पल में पूछ लिया जा सकता है कि बेकरी में कौन सा कवक का यूज़ होता है और आपको कोई नाम दे दिया जाए, तो आपको जब नाम पढ़ा होगा आपने, तभी आप उसे टिक कर सकते हैं। तो एक बार और मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। एस्परजिलस और पेनिसिलियम जो है वो उसका उपयोग किस में करते हैं, हम पनीर उद्योग में करते हैं। ईस्ट का प्रयोग हम अल्कोहल उद्योग में करते हैं। सैकेरोमाइसिस सेरेबिसी का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। म्यूकस व साइटोमाइबिन का प्रयोग जो है वो साइट्रिक अम्ल के बनाने में किया जाता है। अगला हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका यानी और कई जगह जैसे जो आपके एंजाइम्स होते हैं उन्हें बनाने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कवक का। कैसे, जो आपका एस्परजिलस ओराइजे है नामक एक कवक है, जो कि आपके एमाइलेज बनाने में प्रयोग होता है। ईस्ट से इन्वर्टेज तथा पेनिसिलियम से पैक्टिनेज नामक एंजाइम का निर्माण करने में हम किसका प्रयोग करते हैं, इस तरह की कवकों का प्रयोग करते हैं। यानी कवक देखिए कितने आपके एंजाइम्स बनाने में भी आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, जैसे कई जगह ऐसा होता है विटामिन के संश्लेषण में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसिकस जो है उसका प्रयोग जो है विटामिन B12 बनाने में किया जाता है। ईस्ट से विटामिन D बनाया जाता है। तथा आपका एक और है, इसको बोलते हैं अस्बिया गॉसिपी। जो अस्बिया गॉसिपी है, इससे विटामिन B12 जिसका वैज्ञानिक नाम है, जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, जो कि किससे बनाया जाता है, ये आपका बनाया जाता है अस्बिया गॉसिपी से बनाया जाता है। ये क्या है, हमारी फंजाई है। तो आप इनके नाम याद रखिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसिकस B12 के लिए है। विटामिन ईस्ट जो है विटामिन D के लिए है। अस्बिया गॉसिपी आपके विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन के संश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कई सारी ऐसी होती हैं एंटीबायोटिक्स जो होती है उनके बनाने में किया जाता है। जैसे कि आपकी पेनिसिलिन हो गई है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, नियोमाइसिन एंड टेरामाइसिन, ये सारी की सारी आपकी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, प्रतिजैविक विभिन्न कवकों से तैयार किया जाता है। यानी कि इस तरह की जो आपकी एंटीबायोटिक हैं ये भी किससे तैयार की जाती हैं, आपके फंजाई से तैयार की जाती हैं। तो देखिए आपके फंजाई भी कितनी ज़्यादा यूज़फुल हैं। अब बात करते हैं हम कि इनसे होने वाली हानि की, कि क्या क्या हानि हो सकती है। अगर हम प्लांट में देखते हैं तो प्लांट में जैसे सरसों में ये एक सफ़ेद कीट रोग, आलू में अंगमारी रोग कर देते हैं, चने महल में बिल्ट रोग आदि, ये सब किससे होती है, कवकों के द्वारा होती हैं। अगर विभिन्न प्रकार के हम एनिमल्स यानी जंतुओं की बात करते हैं, जैसे कि मनुष्य के फेफड़े से संबंधित रोग की अगर हम बात करें, जिसमें एस्परजिलस होता है, जो कि एस्परजिलस हो गया। आपका दांत जिसे रिंग वॉर्म कहते हैं, नाखून का जो भूरा होना होता है वो आपका ओनिको माइकोसिस होता है। दिमागी बुखार मेनिंजाइटिस होता है। ये सारे के सारे आपके कवक के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। इसके अलावा अगर हम पशुओं की बात करते हैं तो पशुओं के जो पैर में एथलीट फुट हो जाता है, आपका म्यूकाइकोसिस आदि जो रोग हैं, ये लोग लिखा हुआ है, एक्चुअली में रोग है। ये रोग जो है विभिन्न प्रकार के कवकों से हो जाता है। विभिन्न प्रकार के पौधों की क्षति, जैसे कि कपड़ों में, चमड़े में, कागज व लकड़ी से बनी वस्तुओं को भी नष्ट कर देते। कहते नहीं कि फंगस लग जाता है तो वहाँ वो चीज़ें कैसी हो जाती, खराब हो जाती। कपड़ा बिल्कुल बेकार हो जाता है, चमड़ा है उसमें अगर फंगस हो जाए तो वो भी खराब हो जाएगा। तो कागज़ है, तो इस तरह की जो सारी के सारे जो होते हैं, ये सारा आपका किसके कारण होते हैं, कवक के कारण होते हैं। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं लाइकेंस। जैसा मैंने आपको बताया कि लाइकेंस कैसे हमारे लिए, क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे अलग से लेकर के आपके लिए लाई हूँ। लाइकेंस के बारे में पढ़ते हैं। यह विभिन्न वनस्पतियों से निर्मित एक द्वैध पादप होता है। कैसे, लाइकेन एक जीव नहीं है। कैसा नहीं है, एकल जीव नहीं है, बल्कि यह संयुक्त जीव है, क्योंकि यह कवक तथा शैवाल के परस्पर सहजीवी संबंध का परिणाम होता है। किसके सहजीवी संबंध का, कवक का और शैवाल का। यानी कि आपके फंजाई और एल्गी दोनों का सहजीवी संबंध का परिणाम होता है। लाइकेन का मुख्य भाग कवक से निर्मित होता है, यानी कि आपका फंजाई से बनता है, जो शैवाल के ऊपर एक तंतु वातावरण का निर्माण करता है।
अगला है, यह सहजीवन में कवक से बालों से जल, खनिज लवण आदि मृदा से प्राप्त करने में मदद करते हैं। इस तरह के जो जीव है ये क्या मदद करते हैं, ये विभिन्न प्रकार की जो आपके जैसे हम बात करें तो खनिज लवण आदि मृदा से प्राप्त करते हैं। अपना मतलब सहजीवन जो होता है, जो कवक होते हैं वो जल, खनिज लवण आदि मृदा से प्राप्त करते हैं। जो करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, वो आपके सहजीवन यानी लाइकेन से मदद करते हैं। जबकि शैवाल क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवकों को पोषण प्रदान करते हैं। तो देखिए किस तरह से एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। लाइकेन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, लाइकेनोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा अगर किसी प्रश्न में पूछ लिया जाए। अगला है, हम पढ़ते हैं लाइकेन के प्रकार। कितने तरह के लाइकेन्स होते हैं, एक तो आपका क्रस्टोज होता है, फोलियोज होता है और फ्रूटिकोज होता है। 3 तरह के होते हैं आपके लाइकेन्स। देखिए जो आपके क्रस्टोज होते हैं वो आपके एक परपटी के समान दिखाई देते हैं, सपाट जो होते हैं। और जो आपके फेलियोज होते हैं ये पत्ती के समान होते हैं तथा आधार स्थान शिथिलता से जुड़े होते हैं। और जो फ्रूटिकोज होते हैं इनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं जो छोटी झाड़ी के समान नीचे की ओर लटकी हुई दिखाई देती हैं। तो लाइकेंस का आर्थिक महत्व पढ़ेंगे, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेंस। तो लाइकेंस के लिए क्या क्या होता है, यानी कि इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है जो लाइकेंस का, उसमें सबसे अच्छा है ये कि लाइकेंस जो होते हैं प्रदूषण सूचक होते हैं। यानी कि जहाँ भी प्रदूषण होगा वहाँ पर ये नहीं उगेंगे, क्योंकि ये वातावरण प्रदूषक के प्रति कैसे होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन होगा वहाँ पर ये नहीं उगेंगे। तो अगर आपको कहीं ऐसी जगह अगर कोई एरिया मिलता है जहाँ लाइकेंस है तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। और ये उन जगहों पर नहीं मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली ये शहरों में, कस्बों में, औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये नहीं उगते हैं। इसके अलावा दूसरा, इनका प्रयोग जो होता है वो भोजन एवं चारे के रूप में किया जाता है। जैसे एंडोकार्पस का प्रयोग जापान में सब्जी के रूप में किया जाता है तथा परमेलिया का या रॉक फ्लावर का प्रयोग दक्षिण भारत में करी बनाने में किया जाता है, यानी भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ लाइकेंस जो होते हैं वो चमड़ा उद्योग में यानी कि ट्रेनिंग के उपचार के लिए, ऊनी एवं रेशमी जो रेशम वस्त्र होते हैं उनको रंगने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लाइकेंस है इनका संश्लिष्ट जो है रंगों के निर्माण में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक कलर बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा लाइकेंस का प्रयोग औषधि के स्रोत में भी किया जाता है, यानी कि औषधि यानी मेडिसिन बनाने में। जैसे कि ज्वर होता है इसमें हम क्लेडोनिया का प्रयोग करते हैं, यानी फीवर में। पीलिया, हैजा एवं त्वचा संबंधी रोगों के लिए हम लाइकेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। श्वसन संबंधी अगर किसी को यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो उसके लिए जो टीबी के उपचार में किया जाता है उसमें आपकी लोवेरिया पल्मोनेरिया नामक लाइकेंस होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। और बालों की दृढ़ता के लिए यूसीनिया बरबटा का प्रयोग किया जाता है। और पीलिया के उपचार के लिए आपके जेंथोरिया पेरिएटिना का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सारे के सारे वो लाइकेंस है जो कि आपके प्रयोग किए जाते हैं। आप इन्हें अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरह के कोई भी आप एग्ज़ाम दिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए है, आप चाहें सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए या किसी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं इसी तरह से आपको हर एक डिटेल पढ़ाऊँगी, ताकि आप ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आप बैठे रहे कि नहीं केवल इसी के लिए। आप ऐसी तैयारी करें कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकें, क्योंकि हमें आजकल इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। लोग बस ये सोचते कोई भी वैकेंसी निकले, तो आपको किसी भी वैकेंसी के हिसाब से एकदम बिल्कुल अपनी तैयारी पक्की रखिए और उसमें अपना 100% दीजिए। इसीलिए उसी हिसाब से हम डिटेल से पढ़ेंगे अच्छे से, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करें और कोई एग्ज़ाम, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कर सकें। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरा सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं अपना चैनल इसी तरह कंटिन्यू रखूँगी और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू वंस अगेन।